ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर ये सच्चाई से ज्यादा दूर नहीं है। नेपाल से माल आने में भी और देर हो सकती है। रूपा सिंह बाइक से उतरते हुए बोलता है। कैसी देरी? शंभू लंगड़ा रूपा को गुस्से से देखते हुए बोलता है। वहां पर तैनात हमारे ऑफिसर का तबादला हो गया है। हमारे बच्चे लगे हुए हैं। नए ऑफिसर को समझाने में वक्त लगेगा, पर काम हो जाएगा। रूपा सिंह अपने बाइक के पीछे लगे बॉक्स से कुछ विदेशी शराब की बोतलों को निकाल के जमीन पर रखते हुए बोलता है। रात के 2 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बस रूपा, शंभू और उसके कुछ साथी खेतों के बीच बैठकर अपने धंधे की योजना बना रहे थे। तुझे पता है रूपा, ठंड में माल की डिमांड कितनी बढ़ गई है? इन 10-20 बोतलों से कुछ नहीं होने वाला। शंभू रूपा द्वारा लाए गए बोतलों को गिनने के बाद बोलता है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। रूपा शंभू की ओर बिना देखे ही बोलता है, जिसे सुन शंभू चुप रहता है और रूपा द्वारा लाए गए बोतलों को अपने वहां पर पहले से मौजूद बच्चों को दे देता है और उन्हें बता देता है कि उन्हें ये माल कहाँ पहुंचाना है। शंभू की गैंग में कुल 12 बच्चे थे, जिनमें से 4 बच्चे हर वक्त शंभू की शराब को उसके ग्राहकों तक डिलीवर करने के लिए तैयार रहते थे, वो चाहे दिन का समय हो या रात का। इन सभी लड़कों की उम्र 15 साल से कम थी। बच्चों के चले जाने के बाद शंभू चिल्लाते हुए बोलता है। देख रूपा, ये धंधा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हमारे बच्चों को ज्यादा पैसे की लालच देकर वसीम अपनी तरफ कर रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा उसके पास माल कैसे अवेलेबल है, जबकि उसका माल भी तो नेपाल से ही आता है। शंभू की गुस्से को देखकर रूपा शांत रहता है। कुछ देर के लिए बस बह रही हवाओं का ही आवाज वहां सुनाई दे रहा था। वो वसीम अपना शराब खुद बनाता है। शंभू और रूपा की गैंग में अभी कुछ दिन पहले ही शामिल हुआ सुधीर बोलता है। बहुत सालों तक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहने के बाद तेजी से रुपए कमाने के चक्कर में सुधीर ने भी अपना रास्ता बदल लिया था। सुधीर के जवाब को सुनकर शंभू रूपा की तरफ देखते हुए बोलता है। तो हम लोग क्यों नहीं बना रहे अपनी शराब? जिसके जवाब में रूपा बोलता है, ये खतरनाक हो सकता है। अगर हमारे शराब बनाने की प्रक्रिया में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो लोगों की जान जा सकती है। जिसे सुन शंभू गुस्से में बोलता है। खतरनाक? खतरनाक पता है खतरनाक क्या हो सकता है? इस धंधे के सीजन में मुनाफा नहीं करना। हमें ये करना होगा, हमें भी अपना शराब बनाना होगा। जिसे सुन रूपा बीच में कुछ बोलना चाहता है, पर सुधीर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है। शंभू भाई, मैं कर लूंगा। उसी रात उसी गांव के एक कच्चे मकान में बाप जहां पहले दारू पे 50 रुपए उड़ाता था, अब वहीं दारू पीने के लिए 200 रुपए देता है और बेटा घटिया दारू पीने के चक्कर में रात भर गायब रहता है। शांति 2 बजे अपने बेटे के लिए घर का दरवाजा खोलते हुए बड़बड़ाई। उसका बेटा नीलू वसीम की सस्ती दारू पीने के चक्कर में अक्सर घर पे देर आता है, क्योंकि वसीम पुलिस के डर से रात में ही अपना शराब बेचता था और पुलिस वसीम की पैसों की बोझ से रात में गहरी नींद सो जाती थी। घर में घुसते ही नीलू ने अपने माँ के ऊपर ही उल्टी कर दी। शांति इससे पहले कि नीलू को कुछ बोलती, वो दरवाजे पे ही लुढ़क गया। वो नशे में बड़बड़ाता हुआ 2 मिनट के अंदर ही सो गया। शांति ने खुद को साफ करने के बाद नीलू को घसीटते हुए उसके पिता के बगल में सुला दिया। 1 सप्ताह बाद रात के 12 बजे। अरे नीलू, कहाँ जा रहा है? सुधीर ने वसीम के अड्डे की तरफ बढ़ते हुए नीलू को रोका। अरे कहीं नहीं सुधीर भैया, नीलू जवाब देता है। मुझे सब पता है, वसीम के पास जा रहा था ना तू? सुधीर नीलू के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोलता है और फिर चारों ओर देखते हुए बोलना जारी रखता है। वसीम से अच्छा माल तुझे उससे भी कम दाम में दिला सकता हूँ। सुधीर भैया, आप भी इसमें कूद गए? आप तो कहते थे कि आपको अफसर बनना है। नीलू थोड़ा चुटकी लेते हुए बोलता है। तुझे माल चाहिए कि नहीं? सुधीर थोड़ा खींचते हुए बोलता है। चाहिए, पर वसीम 1 पौवा का 30 रुपया लेता है। आप कितना लोगे? नीलू अपने कंधे पर से सुधीर का हाथ हटाते हुए बोलता है। नीलू ने जानबूझकर सुधीर को वसीम का दाम कम करके बताया था, जिससे उसे अच्छा डील मिल सके, और उसे पता था इससे कम में माल नहीं मिल सकता। इसीलिए वो अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ जाता है कि तभी सुधीर पीछे से बोलता है, 15 रुपए। अगले ही पल नीलू सुधीर के साथ शंभू और रूपा के अड्डे पर था। वहां पहले ही से गांव के 20 से 30 लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने 15 रुपए की सस्ती दारू को पानी की तरह पिया। रात के 3 बज गए थे, पर उनका पीना बंद नहीं हुआ था। नीलू नशे में अपनी जेब टटोलता है और उसके अंदर
अब एक ढेला भी नहीं बचा था, तो वो अपने हाथ में पकड़े प्लास्टिक के ग्लास को कस के मोड़ के जमीन पे पटकता है, जो जमीन पे गिरने से पहले वहां बह रही हवा में उड़ जाती है। जिसके बाद नीलू अपने घर की तरफ लड़खड़ाते हुए कदमों से बढ़ जाता है। वो अपने घर का दरवाजा जोर जोर से पीटता है। उसकी माँ जैसे ही अंदर आती है, नीलू उस पर फिर से उल्टी कर देता है, पर इस बार उसने उल्टी खून की थी। शांति डर जाती है, जल्दी से अपने नीचे गिर चुके बेटे को देखती है। वो अपना पेट पकड़ के करा रहा था। वो अपने बेटे को घसीट के अंदर लाती है। इससे पहले कि वो उसे उसके बिस्तर तक खींच पाती, नीलू फिर से खून की उल्टी करने लगता है। शांति पूरी तरह से डर जाती है। वो शराब पी के मस्त सो रहे अपने पति को जगाने की कोशिश करती है। वो नहीं उठता है। माँ, माँ। नीलू का नशा दर्द से उतर चुका था। शांति अपने बेटे की तरफ मुड़ती है। न जाने कितने समय के बाद शांति की ममता जाग गई थी। माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ। नीलू का इतना कहना था कि उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। शांति अनहोनी के डर से अपने बेटे की शरीर को नहीं छूती, बल्कि जल्दी से मदद के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। उसके घर के बाहर पूरे गांव में ऐसे ही अफरा तफरी मची थी। हर किसी का घर शराब की नदी के आग में जल रहा था। High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who had loved her the most, the ones who'd been gone for so very long. She couldn't remember their names. They spun her around on the damp old stones, spun away all her sorrow and pain. And she never wanted to leave, 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 never wanted to leave. Well, it was in my childhood days